नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IUCL की अप्रेंटिसशिप के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के बारे में। मगर उससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जो ये अप्रेंटिसशिप आई है, ये आई है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की अप्रेंटिसशिप है इसमें। तो ये नॉर्दर्न रीजन में आई है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो आपका यूटी होता है ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर यहाँ पे बात कर ले तो कौन कौन से हैं टोटल जो है, तो चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश है। तो टोटल 9 ज़िले हैं यहाँ पे, 9 स्टेट हैं, राज्य हैं। तो यहाँ पे दिल्ली की बात कर ले तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीटेक्निक अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो इसमें पॉलीटेक्निक वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। हरियाणा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे। ऐसे ही एज अ जम्मू कश्मीर में भी एज़ यूजुअल सेम ऐसे ही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पे अगर बात कर ले पंजाब की तो सेम ऐसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ये आपकी ब्रांच है पॉलीटेक्निक की। फिर राजस्थान, अगर आप राजस्थान में रहते हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपकी ब्रांचेस हैं। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी यहाँ पे जो है टोटल ये ब्रांच है। तो पॉलीटेक्निक की बात करें तो टोटल जो है आपकी 6 ब्रांच यहाँ पे है। सेम ऐसे ही उत्तराखंड में भी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपकी जो है ब्रांचेस हैं। अब ये हो गई पॉलीटेक्निक की कि 6 ब्रांच आपकी जो हैं वो हैं इन 9 राज्यों में। अब इन्हीं 9 राज्यों में आपकी अप्रेंटिसशिप है जो कि ITI की है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप थी। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी टोटल यहाँ पे आपकी जो है 5 ब्रांच है ITI की। तो कौन कौन सी हैं, दिल्ली में देख लेते हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है। ऐसे ही हरियाणा में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट यहाँ पे है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में है। तो हर कैटेगरी के अलग अलग है। ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको दे दूँगा, आपको जो भी कैटेगरी आपकी आती हो आप स्क्रीन पर भी देखते जाओ। लेकिन तो ट्रेड अप्रेंटिस है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। इसी तरह जम्मू कश्मीर में है आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। इसी तरह पंजाब में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ये है आपकी। इसी तरह राजस्थान में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। इसी तरह उत्तर प्रदेश में है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। और उत्तराखंड में भी आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और जो मशीनिस्ट ये आपकी ट्रेड है। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस की, वो ITI की थी, उससे पहले पॉलीटेक्निक की मैंने बताई। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन के लिए जो है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये 9 राज्यों में हैं। और 9 राज्यों में बता देते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस है अकाउंटेंट की, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो जो आपका 12th पास के लिए, तो अगर आपने 12th कर रखा है और आप फ्रेशर हो, 12th के बाद आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको जो है ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि DEO बोलते हैं जिसे, उसके फ्रेशर अप्रेंटिस है। ये कहाँ कहाँ है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सबके अलग अलग राज्यों में टोटल अलग अलग वैकेंसी है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 1, किसी में 2 ऐसे ही है। और यहाँ बात कर ले अगर हैंडीकैप वगैरह की, तो हैंडीकैप जो है सिर्फ इन्हीं तीनों में अप्लाई कर सकता है, या तो वो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में, या तो ये DEO में, डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर में, या तो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर क्या होता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर का मतलब ये होता है कि आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट आपके पास हो, और वो उससे पहले क्या था, फ्रेशर के लिए। तो ये भी 9 राज्यों में अलग अलग है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 1 ऐसे, किसी में 2, किसी में 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैंडीकैप है उसका जो है ओवरऑल इनको दे दिया गया है मिला के, कि मतलब जिसमें से 4 PV के लिए है, 5 PH के लिए है और 5 आपका जो है PL के लिए है और 4 MD के लिए है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह जो है आपका PWD का किसको
पीडब्ल्यूडी को कौन कौन सी ट्रेड मतलब वो भर सकता है, तो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में भर सकता है, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर में भर सकता है फ्रेशर अप्रेंटिस में, और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर में पीडब्ल्यूडी अप्लाई कर सकता है। बाकी आईटीआई वगैरह और पॉलिटेक्निक वगैरह वाली जो अप्रेंटिसशिप है उसके लिए पीडब्ल्यूडी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे कोड दिया है, वैसे मैं नाम से आपको बता देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर जनरल ओबीसी हो तो 50% का जो है आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और अगर जो है आप SC ST हो तो आपके पास जो है 45% पासिंग मार्क्स एग्रीगेट आपके पास होने चाहिए। इसी तरह टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए है 3 साल का डिप्लोमा, 50% जनरल ओबीसी के लिए और 45% मिनिमम बता रहा हूँ मैं उसके SC ST के लिए। इसी तरह टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। और SC ST हो तो 45% और वो जनरल ओबीसी हो तो 50% के साथ आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल की बात कर ले तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपका 50% जनरल ओबीसी के लिए और 45% SC ST के लिए। इसी तरह अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई करना चाहते हो तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। अगर आप जनरल ओबीसी हो तो 50% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम, और अगर आप SC ST हो तो 45% मिनिमम में आपका जो होना चाहिए। फिर अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई करना चाहते हो तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आपको जो है SC ST कैंडिडेट हो तो 45% मिनिमम होने चाहिए, और जनरल ओबीसी हो तो 50% मिनिमम होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर पे अप्लाई करना चाहते हो तो फुल टाइम ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से। अगर इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हो तो फुल टाइम ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और ये NCVT SCVT दोनों में ही आपका जो है ITI चलेगा। तो वैसे ही रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फुल टाइम ITI होना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड से। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में रेगुलर फुल टाइम आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए ITI NCVT या SCVT किसी भी बोर्ड से। इसी तरह मशीनिस्ट में सेम है, रेगुलर फुल टाइम ITI होना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड से। फिर यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए रेगुलर फुल टाइम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है वो आपका एनी डिसिप्लिन मतलब किसी में भी हो सकता है, BSc BCom BA जो भी हो, और 50% के साथ आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC हो तो आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए, और 45% के साथ होना चाहिए अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो। फिर यहाँ पे बात कर ले ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर के लिए। तो फ्रेशर के लिए आपके पास सिर्फ क्लास 12 होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या PWD कैंडिडेट हो तो आपके पास जो है 45% होना चाहिए मिनिमम। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर की। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है DEO में मतलब जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसके लिए आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट जनरल OBC के लिए, और सेम जो है 45% आपका होना चाहिए किसके लिए? 45% होना चाहिए आपका SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पे बात कर ले तो अगर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो रेगुलर होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए आपकी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस और ये सब एजुकेशन जो है वो मान्य नहीं है। तो जो अगर क्लास 12 है आपका, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है या जो भी है आपका, वो आपका फुल टाइम होना चाहिए। और SC ST के लिए PWD के लिए 45% मार्क्स और 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट जनरल और OBC के लिए। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI जो है वो आपका सिर्फ रेगुलर फुल टाइम आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। और NCVT या SCVT किसी भी बोर्ड से हो वो आपका चल जाएगा। फिर यहाँ पे बात कर ले तो अगर आपका फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई करे जिन्होंने इससे पहले कभी भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई नहीं मतलब कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं की है। अब अगर आप सोचो कि हमने फिटर से अप्रेंटिसशिप की है देन आप जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर लोगे फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ही आपको यहाँ पे भी अप्रेंटिस कराई जाएगी। फिर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की बात कर ले तो जो आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वालों की अप्रेंटिसशिप है जो कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो आपके पास स्किल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसके द्वारा, या तो रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के द्वारा आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करें तो अगर आपने लेटरल एंट्री कर रखा है डिप्लोमा में और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं
अगर मान लीजिए आपने 12th साइंस के बाद जो है 12th साइंस के बाद अगर आपने पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया है 2 साल का, तो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ITI के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर ले तो पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और कोरिस्पोंडेंस मोड वाला जो आपका वो एजुकेशन होती है वो यहाँ पे मान्य नहीं है। और अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो या आपके पास है BE BTech MBA CA LLB MCA, तो भी आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई BE BTech कर रहा है या उसने किया है और वो डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। कैंडिडेट जो है अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 ट्रेड डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेड के लिए एक कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जैसे आप हो तो आप 2 ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, 2 अलग अलग ट्रेड के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ITI पॉलीटेक्निक दोनों हैं तो आप सिर्फ या तो ITI से अप्लाई कर सकते हो या पॉलीटेक्निक से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ITI से भी कर दो और पॉलीटेक्निक से भी कर दो, तो आपका क्या होगा, दोनों फॉर्म जो है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो PWD जो है उसका 40% से कम का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है अपने कोटे का लाभ ले सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 3 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है कोर्स ITI का 30/11/2020 से पहले, 3 साल अगर आपके हो गए हैं, मतलब 2017 से पहले अगर आपने कर रखा है, 30/11/2017 से पहले का आपका सर्टिफिकेट ITI का, तो यहाँ अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 24 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 24 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 30/11/2020 तक जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है। बाकी OBC को 3 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को 5 साल का और PWD को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर ले तो 12 महीने का आपका जो है वो अप्रेंटिसशिप होगी सारे डिसिप्लिन में। लेकिन अगर आपकी जो ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस की बात करो, चाहे ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल होल्डर की बात करो, तो जो DEO की अप्रेंटिसशिप है वो आपकी 15 महीने की होगी, मतलब 3 महीना ज़्यादा होगी। ऑल ऑफ रिकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका जो है वो आपका जो है द डेट फॉर द पर्पस ऑफ पोसेसन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मीटिंग एज क्राइटेरिया शैल बी 30/11 मतलब 30 नवंबर 2020। तो यहाँ पे 30/11/2020 तक आपकी एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की, मतलब सिलेक्शन मेथड कैसे है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि पहले आपका जो है रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मिनट का होगा, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे। और जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, मतलब हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। फिर यहाँ पे बात करें रिटन टेस्ट की, तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के लिए रिटन टेस्ट देना चाह रहे हो तो आपके लिए जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपके यहाँ पे जो है जनरल एप्टीट्यूड और जो आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग आपकी आएगी यहाँ पे 30 नंबर की, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका स्किल का पेपर है वो आएगा 40 नंबर का। फिर ट्रेड अप्रेंटिस DEO की बात कर ले, फ्रेशर एंड स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की, तो दोनों का एक ही पेपर आएगा। तो अगर उसमें जो है रीजनिंग एबिलिटीज़, जनरल एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स का, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आएगा वो आएगा आपका 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा दोस्तों 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस आएगा 25 मार्क्स का। फिर ट्रेड अप्रेंटिस की बात कर ले तो जो भी ट्रेड अप्रेंटिस मतलब ITI होल्डर के लिए या जो भी आपका जो है ITI होल्डर के लिए है या जो भी आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों के लिए है ना, तो उनके लिए क्या पेपर होगा, टेक्निकल होगा। टेक्निकल मतलब आपका होगा क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो अगर आपने पॉलीटेक्निक से आप कर रहे हो अप्लाई, तो पॉलीटेक्निक के आपके जो मार्क्स हो, जो भी आपकी ब्रांच होगी उसके 40 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप ITI से कर रहे हो फिटर, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके 40 मार्क्स आपके होंगे, मतलब टेक्निकल के। फिर उसके बाद जेनरिक एप्टीट्यूड एंड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसके 20 मार्क्स का पेपर होगा। रीजनिंग एबिलिटीज़ का 20 मार्क्स का पेपर होगा। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आना है, उसके बाद की मेरिट की बात अलग है, लेकिन अगर आपको जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर ले तो 40% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग बोला है कि 40% से नंबर अगर आपके कम आते हैं, मेरिट फिर भी जो है बनाई नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग सेल बी 35% कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD। तो SC ST PWD के लिए 35% रिटर्न में लाना है और 40% लाना है जनरल OBC को।
फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसके लिए क्या क्या होगा, तो उसके लिए 10th की मार्कशीट होगी, और जो कि जो है एज अ डेट ऑफ बर्थ भी आपका जो है एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर आपका जो है SC ST OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर और डिसेबिलिटी EWS सर्टिफिकेट आपका होगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। फिर 12th का मार्कशीट होगी अगर आप DEO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और जो है आपका ITI सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, ITI की मार्कशीट होगी जो कि NCVT या SCVT के द्वारा होगी, और ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी आपका होगा वो यहाँ पे लगेगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो कि उस क्वालिफ़िकेशन के लिए वो लगेगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और स्किल सर्टिफिकेट आपका होगा किसके लिए होगा, तो डोमेस्टिक डेटा एंट्री का ऑपरेटर के लिए स्किल सर्टिफिकेट होगा, जो किसके लिए होगा, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वालों के लिए होगा, ना कि फ्रेशर वालों के लिए होगा। तो 1 साल का आपके पास वो होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड, अगर आपका कुछ अदर सर्टिफिकेट लगता है तो वो आपका यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं प्री इंगेजमेंट की, मेडिकल फ़िटनेस की। तो मेडिकल फ़िटनेस जो है वो आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1961 और जो आपका जो टाइम टू टाइम जो है आपका संशोधन होता रहता है, उसके तहत आपके यहाँ पे मेडिकल होगा। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल होगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो 2016 का जो आपका एक्ट है उसके तहत आपका जो है यहाँ पे होगा मेडिकल फ़िटनेस जो है PWD की जांच की जाएगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो है फिट डिक्लेयर किया जाएगा वही जो है अप्रेंटिस करने के योग्य पाया जाएगा। ऑफ़र ऑफ इंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफ़र लेटर है वो आपका जनरेट होगा जो कि ऑनलाइन होगा। फिर यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मतलब अगर आप अनफिट हो या आपके कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है वो एप्लीकेशन में दिखानी पड़ेगी। कोई भी बात यहाँ पे छुपानी नहीं है आपको। अगर आप छुपाते हो तो आपका जो है उसके खिलाफ़ जो है आपका नियमानुसार आपका केस चलेगा और आप अरेस्ट भी हो सकते हो। फिर अदर कंडीशन की बात करें तो स्टाइपेंड जो है वो आपको 1961, 1973 और 1992 अमेंडमेंट के तहत जो है आपका अप्रेंटिस एक्ट के तहत यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो अगर वो जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन वगैरह का जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का वो 8,000 होता है, और ट्रेड अप्रेंटिस का जो है वो 7,000 लगभग ऐसे होता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी अकोमेंडेशन HRA की। तो कंपनी किसी तरह का आपको HRA नहीं दे रही है, और यहाँ पे जो है अकोमेंडेशन मतलब कि निवास यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो वो आपको रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। फिर यहाँ पे लीव की बात कर ले तो जनरल लीव जो है वो 32 दिन की है, और 8 दिन का जो है वो आपका क्वार्टर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इंक्लूडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। उसके बाद कैजुअल लीव 12 दिन की है आपकी दोस्तों, और जो आपका कैलेंडर ईयर के हिसाब से है। फिर बाद में बात कर लेते हैं an apprentice shall avail such holidays as are observed in the establishment in which she is undergoing apprenticeship training। तो यहाँ पे जो है बाकी जो अगर हॉलीडेज़ वगैरह आपकी अप्रेंटिसशिप को तभी मिलेगा वहाँ पे जब अगर वहाँ पे कोई लोकल त्यौहार जैसे आपका उत्तर प्रदेश में पड़ गया, अगर किसी के मतलब IOCL का जो वो ब्रांच है उत्तर प्रदेश में अगर वो बंद रहता है उस दिन, तो वो आपको वहाँ की उसकी छुट्टी आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इंश्योरेंस कवरेज की बात कर ले तो अप्रेंटिस शैल बी कवर्ड अंडर सूटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज। तो आपको एक जो है सूटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और डिसिप्लिन में रहना है आपको। यहाँ पे पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर ले तो 1 साल की है जैसा कि आप सबको पता है, और 15 महीने की जो है DEO की है। बाकी यहाँ पे नीचे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, और इसमें कुछ है नहीं। ऑनलाइन जो है वो आपका जो है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को जो है इंगेज मतलब जो आपका एग्रीमेंट होता है वो आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा, CR लेटर वगैरह जो आपका आता है। और थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ले तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, और उससे पहले आपको क्या काम करना है। तो अगर आप ITI के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो apprenticeshipindia.org पे आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको जो है आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि इस फॉर्म को भरते समय आपको वहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब BOAT की जो आपकी है कि portal.mhrdnats.gov.in। तो जो पॉलीटेक्निक और डिप्लोमा वालों का मतलब डिप्लोमा और डिग्री वालों का जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपका लगेगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है सिंपली आपको IOCL की वेबसाइट पे चले जाना है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो आप, अदर किसी मोड में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों।
तो यहाँ पे और दिखा देते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तभी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे। तो IOCL की वेबसाइट पे आपको जाना है www.iocl.com, जिसमें कि आपको करियर पे जाना है। करियर पे जाने के बाद अप्रेंटिसशिप पे जाना है। अप्रेंटिसशिप पे जाने के बाद वहाँ पे लिखा होगा इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन नॉर्दर्न रीजन मार्केटिंग डिवीज़न। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर लेना है और सिंपली जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आ जाएगा और उसको फिल कर लेना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको स्कैन अपलोड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। 10th की मार्कशीट होगी जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की उसमें भी काम आएगी, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कास्ट लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। EWS अगर लगता है तो EWS लगाना है। और उसके बाद दोस्तों जो है आपका DV जब होगा, DV में ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने होंगे जो जो आप लगाओगे। और यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं, तो ईमेल और SMS के द्वारा जो है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल ID। तो आपके पास एक एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपका मे बी 1 साल तक जो है आपका एक्टिव होना ही चाहिए, क्योंकि 1 साल तक जो है ये आपसे टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगा तो वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो अगर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो अपने पास आपको रेफरेंस के रूप में रखनी है, जो कि शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लग सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए, IOCL की वेबसाइट पे जाना है, करियर पे जाना है, अप्रेंटिसशिप पे जाना है, और इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस इन नॉर्दर्न रीजन मार्केटिंग डिवीज़न FY 2020-21। तो यहाँ पे आपको जाके सिंपली जो है क्लिक करना है और आप एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा वहीं पे, और अप्लाई भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे बात कर ले क्या क्या आपका लगेगा। तो 10th की मार्कशीट लगेगी और SSLC मतलब जो कि आपका होता है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये आपका लग सकता है। और जो 10th की मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में लगेगी, तौर पर लगेगी। और अगर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप ITI से अप्रेंटिस कर रहे हो तो ITI को लगेगा, ग्रेजुएशन से कर रहे हो तो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा से कर रहे हो तो डिप्लोमा, और 12th से कर रहे हो तो 12th लगेगा। यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आपका EWS आता है तो, और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप OBC SC ST हो तो, और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो। अब कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि उस ही दिन 30/11/2020 को आपका 30 नवंबर 2020 को एज भी काउंट होगी, क्वालिफिकेशन भी काउंट होगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपका कैंडिडेट के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए या चेकबुक होनी चाहिए, और जो RDAT या BOAT का या जो NSTC या अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट की। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 30/11/2020 को मतलब 30 नवंबर 2020 को आपका ये जो फॉर्म है मंडे से ये आ रहा है, और लास्ट डेट इसकी जो है वो है 19/12/2020 मतलब 19 दिसंबर 2020 है अप्लाई करने की। और यहाँ पे एक संभावित तिथि दी है, संभावित मतलब टेंटेटिव डेट दी है जो कि एडमिट कार्ड की है, तो वो डाउनलोड करने की है 22/12/2020। तो मे भी 22/12/2020 तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, और 3/1/2021 मतलब कि 3 जनवरी 2021 तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाए। और यहाँ पे दोस्तों रिटन टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा? चंडीगढ़ में कराया जाएगा, जयपुर में कराया जाएगा, लखनऊ में कराया जाएगा और न्यू दिल्ली में। 4 यहाँ जो है ये 4 जगह पे 4 शहरों में आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको शायद से सेंटर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो आप भर दीजिएगा। और रिटन एग्जामिनेशन सिटी विल बी इनिशिएटेड थ्रू दी IOCL वेबसाइट, हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक दी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है सेंटर में चेंज करने के लिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए आपको जो है ऑप्शन आ सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोविड-19 के चलते कुछ लोग बाहर सेंटर एग्ज़ाम मतलब देने नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है कि उनका ही शहर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए चॉइस फिलिंग के लिए आ सकता है। तो आप सबसे विनती है कि आप सब जो है रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिएगा। और ये एडवर्टीज़मेंट टोटल 12 पेज का है, तो 12 पेज में जितने भी मेन पॉइंट थे मैंने आपको समझा दिए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के पर्पज़ में आपका कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में आप ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म से रिलेटेड पूछना है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
ओके दोस्तों, जय हिंद।